हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ में हुए घटनाक्रम को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रायपुर में हुए राजनीतिक परिषद के अधिवेशन के बारे में। यह अधिवेशन 25 मार्च 1922 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के श्री उमाकांत बलवंत घाटे ने, और इसके स्वागत अध्यक्ष थे स्थानीय नेता रविशंकर शुक्ल। इस अधिवेशन की विशेषता यह रही कि यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि इस अधिवेशन में टिकट एवं विशेष अनुमति से ही प्रवेश का सुझाव दिया गया था, परंतु ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बिना टिकट एवं विशेष अनुमति के ही प्रवेश करने का प्रयास किया गया, जिस पर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई एवं उन्हें रोकने के लिए नेताओं ने हाथ पकड़कर पंक्तियां बना ली। पहले पंक्ति में ही स्वागत अध्यक्ष रविशंकर शुक्ल खड़े हो गए और उन्होंने जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर रविशंकर शुक्ल को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इससे स्थानीय नेता क्रोधित हो गए और वे कोतवाली का घेराव करने लगे। वहां पर नेताओं की संख्या बहुत ही अधिक हो गई, अतः इस आक्रोश और तनाव को देखते हुए स्थानीय एवं वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय लिया कि यह अधिवेशन अगले दिन आयोजित की जाएगी। इसीलिए अगले दिन पंडित माधवराव सप्रे की अध्यक्षता में यह अधिवेशन प्रारंभ होता है। इस अधिवेशन में भी अंग्रेज़ों द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश करने का प्रयास किया गया, परंतु नेताओं एवं अंग्रेज अधिकारियों के मध्य बातचीत होने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि ब्रिटिश अधिकारी टिकट द्वारा ही प्रवेश करेंगे, जिस पर ब्रिटिश अधिकारी राजी भी हो गए। यह घटना देश भर में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि यह अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया एक शर्मनाक कृत्य था। पंडित रविशंकर शुक्ल को 2 दिन जेल में रखा गया और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। यह छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध घटना थी, जिसके संबंध में महात्मा गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में लिखा था। तो याद रखिएगा, यह घटना थी जिसके बारे में महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में लिखा था। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का गठन। कांग्रेस के गया वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं चितरंजन दास, और चितरंजन दास ने अपने भाषण में कहा, बदले हुए समय के लिए बदली हुई कर्म पद्धति, अर्थात वे काउंसिल में प्रवेश कर सहभागिता निभाना चाहते थे एवं अंग्रेज़ों को गलत नियम एवं अधिनियम बनाने से रोकना चाहते थे। परंतु कांग्रेस का एक अन्य गुट था जो कि अपरिवर्तनवादी कहलाए। इनका यह मानना था कि वे काउंसिल में प्रवेश कर लेते हैं तो वे भी अंग्रेज़ों के साथ अधिनियम बनाने वाली नीतियों में सम्मिलित हो जाएंगे। जो गुट था जो कि काउंसिल में प्रवेश करने के पक्ष में था, ये परिवर्तनवादी कहलाए, और जो इनके पक्ष में नहीं थे वे अपरिवर्तनवादी कहलाए। छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा भी गया अधिवेशन में भाग लिया गया था और इन्होंने इस स्वराज पार्टी के गठन का समर्थन किया था। इस अधिवेशन में ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल थे और वे काउंसिल प्रवेश के पक्षपाती भी थे। उन्होंने CR दास के विचारों का खुलकर समर्थन किया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी स्वराज पार्टी दल का गठन किया गया, जिसमें ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का गठन हुआ एवं स्थानीय नेताओं द्वारा काउंसिल चुनावों में भाग भी लिया गया। इसके संबंध में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं झंडा सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह 3 चरणों में हुआ था और सबसे पहले यह मध्य प्रांत के जबलपुर में 18 मार्च 1923 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें नगर पालिका भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इसका दूसरा चरण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रारंभ हुआ, जो कि 31 मार्च 1923 को हुआ। यहाँ प्रांतीय राजपूत सम्मेलन में बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। तीसरा चरण प्रारंभ होता है नागपुर में जमुना लाल बजाज के नेतृत्व में, और यह अप्रैल 1923 को प्रारंभ होता है। नागपुर में यह सत्याग्रह जन आंदोलन का रूप ले लेता है एवं इस सत्याग्रह में सत्याग्रहियों द्वारा हाथ में झंडा लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है, जिन्हें रोकने के लिए प्रशासन के अधिकारी एवं पुलिस
प्रयत्न करते हैं एवं सत्याग्रहियों को बंदी बना लिया जाता है। नागपुर में प्रारंभ हुए इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग से भी अनेक सत्याग्रही नागपुर पहुंचते हैं एवं धमतरी तहसील से सबसे अधिक 100 सत्याग्रही नागपुर पहुंचते हैं। धमतरी तहसील से पंडित सुंदरलाल शर्मा इन सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हैं। इन सत्याग्रहियों को 3 से 6 माह तक के कठोर कारावास का दंड दिया जाता है, परंतु यह सत्याग्रह आगे बढ़ता रहता है। इस पर 18 अगस्त 1923 को विट्ठल भाई पटेल एवं गवर्नर के बीच चर्चा होती है एवं उनके आश्वासन के बाद झंडा सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाता है एवं सभी सत्याग्रहियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि स्वराज पार्टी के गठन के द्वारा छत्तीसगढ़ में काउंसिल चुनावों में छत्तीसगढ़ से कौन कौन से प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काउंसिल में सदस्य बनते हैं। तो इसका जो निर्णय आता है वह नवंबर 1923 को आता है, जब मध्य प्रांत में व्यवस्थापिका सभा का चुनाव होता है। इसमें छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल निर्वाचित होते हैं और उनके निर्वाचन में सेवा समिति नामक एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत संस्था का विशेष योगदान रहता है एवं सेवा समिति के प्रमुख सदस्य के रूप में घनश्याम सिंह गुप्ता, खूबचंद बघेल और सर्वदत्त वाजपेयी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो याद रखिएगा 1923 के चुनाव में 2 नामों को ई राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल ये निर्वाचित होते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र से और इनके निर्वाचन में सेवा समिति नामक एक संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसके प्रमुख सदस्य घनश्याम सिंह गुप्ता, खूबचंद बघेल और सर्वदत्त वाजपेयी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं काकीनाडा अधिवेशन के बारे में, जहां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1923 में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मौलाना मोहम्मद अली। इस अधिवेशन में धमतरी तहसील से लाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पैदल काकीनाडा जाने का निर्णय लिया जाता है एवं यहाँ के स्थानीय नेता जैसे कि छोटेलाल श्रीवास्तव इत्यादि के द्वारा उन्हें फूल माला पहनाकर विदा किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दुर्ग जिले के राजनीतिक सम्मेलन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता की थी सुंदरलाल शर्मा ने एवं इस राजनीतिक सम्मेलन को संपादित करने में दुर्ग के नेता पंडित घनश्याम सिंह गुप्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दुर्ग जिला राजनीतिक सम्मेलन के बाद देखते हैं रायपुर में हुई क्रांतिकारी घटना को, जो कि 1924 में हुई थी। 1924 में दुर्ग के शेख मुंतजमुद्दीन नामक एक युवक रायपुर के जिला कचहरी के प्रांगण में स्थित जॉर्ज पंचम की मूर्ति को कालीख यानी कि कोलतार से पोत देते हैं एवं जूतों की माला पहना देते हैं। इस प्रकार वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अनास्था प्रकट करते हैं, जिस पर उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तो रायपुर में घटी इस क्रांतिकारी घटना में दुर्ग के युवक शेख मुंतजमुद्दीन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यह याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों का छत्तीसगढ़ पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो देशव्यापी सांप्रदायिक दंगों का छत्तीसगढ़ पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें रायपुर में इसके प्रभाव दिखाई देते हैं एवं धमतरी में 3 अक्टूबर 1924 को मस्जिद के सामने बाजा बजाने के कारण हिंदू एवं मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठता है, जिसमें कोई गंभीर घटना नहीं होती है। केवल 3 व्यक्ति दोनों पक्षों से घायल होते हैं, परंतु पंडित सुंदरलाल शर्मा की सूझबूझ से यह दंगा शांत करा दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं रायपुर में हुए प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन को, जो कि 18 नवंबर 1924 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी शौकत अली ने। इसमें खिलाफत सम्मेलन के सहायता से हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य सौहार्दता निर्मित करने का प्रयास किया जाता है। इस खिलाफत सम्मेलन में दोनों संप्रदायों से 2000 लोग भाग लेते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ही हिंदू मुस्लिम एकता होता है। रायपुर के प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन के बाद देखते हैं कांग्रेस का बेलग्राम या बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। इस अधिवेशन में हिंसा का त्याग कर रचनात्मक कार्य करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया जाता है।
इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास और नथुजी जगताप शामिल हुए होते हैं और वे मार्च 1925 को गांधी जी के त्रावणकोर के वायकोम गांव में प्रसिद्ध महादेव मंदिर में हरिजनों के प्रवेश की घटना से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में इसके प्रयास करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा 8 नवंबर 1925 को राजीव लोचन मंदिर राजिम गरियाबंद में अछूतो उद्धार हिंदू सभा का आयोजन करते हैं और वे अस्पृश्य कहलाने वाली जातियों को राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास करने हेतु प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है एवं अछूतो उद्धार हिंदू सभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। 23 नवंबर 1925 को सुंदरलाल शर्मा अस्पृश्य जातियों की विशाल जुलूस लेकर राजीव लोचन मंदिर पहुंचते हैं, परंतु बंदूकधारी पुलिस एवं कट्टर सनातनी हिंदुओं की उपस्थिति के कारण वे राम मंदिर में उनका प्रवेश कराते हैं और इस प्रकार सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले इत्यादि नेताओं के द्वारा रायपुर, धमतरी एवं आसपास के गांवों में छुआछूत दूर करने के लिए व्यापक जन आंदोलन एवं जागरूकता अभियान चलाया जाता है। वे अस्पृश्य जातियों के घर दूध पीकर छुआछूत का मिटाने का प्रयास करते हैं एवं इनके सहयोग से समाज सुधार के लिए उन्होंने रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना भी की थी। इसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन का विरोध। जैसा कि हम जानते हैं फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है एवं मध्य प्रांत और बरार विधान परिषद में ब्रिजलाल निहारी ने साइमन कमीशन बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को समर्थन करने वालों में घनश्याम सिंह गुप्ता और महंत लक्ष्मी नारायण दास भी रहते हैं। साइमन कमीशन आगमन के विरोध में ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्ता और प्यारेलाल सिंह के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन सभाओं में साइमन कमीशन का विरोध किए जाने की बात कही जाती है। इसके बाद होता है रायपुर जिला काउंसिल द्वारा राष्ट्रीय जागरण सम्मेलन। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल 1927 से 1930 तक रायपुर काउंसिल के अध्यक्ष रहते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रीयता जागृत करने, स्वदेशी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करने संबंधी निर्देश दिए जाते हैं एवं उन्हीं के निर्देशों के अनुरूप ही रायपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग अधिक किया जाता है, जिससे ब्रिटिश प्रशासन नाराज हो जाती है एवं 1930 से लेकर अगले 3 वर्षों के लिए यह जिला काउंसिल बंद कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं यूथ लीग के विषय में, जिसकी स्थापना रायपुर में 1928 में की गई थी और इस संगठन के निर्माण में ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतनलाल जैन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, यूथ लीग की स्थापना 1928 में रायपुर में हुई थी, जिसके निर्माणकर्ता सदस्यों में ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतनलाल जैन प्रमुख थे। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।